जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम लोग बिहार एसआई का साइंस का पीआईक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। यानी आज के क्लास में हम लोग साइंस का पीआईक्यू प्रश्न देखेंगे। ये देखिए, इसमें आपका 2023 से लेकर 2025 तक जितने भी बिहार दरोगा के एग्जाम हुए हैं उनमें जितने भी आपका साइंस का क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास में शामिल किए हैं। इसमें आपका 100 प्रश्न है और ये 100 सभी प्रश्न जो है आपके बिहार एसआई के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें कि बिहार एसआई के एग्जाम में आपका साइंस का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रहता है और ये सभी क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बेस पर आता है, कोई भी रटने वाले क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसलिए कहेंगे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को जरूर देखिएगा, साइंस का बेहतरीन प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये है कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात होगा। क्या कह रहा है? विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होगा? तो पहले समझिए, देखिए इसमें लिखेंगे कैसे। तो कह रहा है विस्थापन का दूरी के साथ, तो हम ऊपर में लिखेंगे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और बट्टे में लिखेंगे दूरी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा किसके अनुपात, किसके रिस्पेक्ट में अनुपात पूछ रहा है। यहाँ कर रहा है विस्थापन का दूरी के साथ, तो दूरी नीचे होगा और विस्थापन ऊपर होगा। और आप जानते होंगे कि भाई साहब दूरी जो होता है ना वो विस्थापन से बड़ा होता है, से बराबर होते हैं। अब देखो समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए, मान लो ये पर आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। हमको ए से बी जाना है तो बहुत सारे रास्ता ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं या ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये जो तीन रास्ता अभी हम दिखाए है ना, ये सब क्या है? ये डिस्टेंस है। इसका पाथ के लंबाई हम मापेंगे तो ये क्या आएगा? दूरी आएगा आपका। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो जो सीधे सामने होगा ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, यानी फाइनल पोजीशन माइनस है इनिशियल पोजीशन, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या आपका? ये डिस्टेंस है। तो इस केस में क्या आपका डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से अधिक है, बड़ा है। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। लेकिन एक केस और होता है आपका, जब आपका क्या हो? 1D मोशन हो और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो, तो उस केस में ना, उस केस में आपका दूरी और विस्थापन दोनों सेम होता है। ठीक है, अब देखो यही स्ट्रेट लाइन में जाना है। अब देखो मान लो यहाँ से स्टार्ट किया t बराबर 0 पर, अब मान लो ये t बराबर 5 सेकंड पे यहाँ पहुँचेगा, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यानी फाइनली हमको यहाँ समझ में ये चीज आता है कि चाहे तो आपका डिस्टेंस के बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से छोटा होगा। तो दूरी नीचा में है, दूरी बड़ा है विस्थापन से, तो ये आपका रेशियो जो आएगा ना वो ये 1 से छोटा आएगा। क्या आएगा? चाहे तो 1 के बराबर आएगा या 1 से छोटा आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, 1 के बराबर या 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर आपका कि निम्न से कौन सा रासायनिक समीकरण असंतुलित है? असंतुलित है। ये जो अभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चन आपका 2025 में मध्य निषेध का एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बिहार एसआई के मध्य निषेध के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन करें कौन सा समीकरण असंतुलित है? चलिए चेक करते हैं। इस साइड देखो Fe 3 है, यहाँ भी देखो Fe3 है, तो यहाँ भी आपका Fe3 है। फिर आपका यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है? 4 दूनी 8, यहाँ भी देखो 4 दूनी 8, यहाँ भी हाइड्रोजन इस साइड, यानी इतना देखना है आपको लेफ्ट साइड। ठीक है, इस रिएक्शन का लेफ्ट साइड देखिए, रिएक्टेंट को देखिए, और राइट साइड देखिए, प्रोडक्ट को देखिए, बराबर होना चाहिए संख्या। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन 8 को है, इस साइड भी 8 को है, ऑक्सीजन आपका 4 है, इधर भी ऑक्सीजन आपका 4 है, यानी समीकरण ये जो है आपका ये बैलेंस है। ठीक है, कह रहा है आपका अनबैलेंस वाला असंतुलित देखना है। फिर यहाँ देखो Mg इस साइड 2 को Mg है, यहाँ भी इस साइड भी 2 Mg है, O2 ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी देखो इसका आगे 2 लगा तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, ये भी आपका बैलेंस है। सी में देखते हैं तो यहाँ Fe है, यहाँ भी Fe है, 1 है। यहाँ देखो क्लोरीन 1 है, लेकिन इस साइड आपका राइट में क्लोरीन 3 है, तो ये आपका बैलेंस नहीं है और यही कह रहा था कौन सा असंतुलित है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। अब समझिए
कि जैव निम्नीकरण पदार्थ होता क्या है, यानी वैसे पदार्थ जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु और कवक के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जीवाणु और कवक के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। तो ये जो प्लास्टिक है ना, तो प्लास्टिक के थैले, ये जो है कभी भी वो जीवाणु या कवक के द्वारा अपघटित नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका साबुनीकरण का उदाहरण है, ये आपका ट्राइग्लिसराइड ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है, यानी आवर्त सारणी को देख करके आप कौन सा गुण नहीं बता पाते हो या नहीं बता सकते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या, उसके घटते बढ़ते क्रम आप पीरियोडिक टेबल से पता लगा सकते हैं, घनत्व का भी पता लगा सकते हैं, आयनिक त्रिज्या का भी पता लगा सकते हैं, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट आप विद्युत ऋणात्मकता का आप पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता नहीं लगा सकते हैं डायरेक्ट आप आवर्त सारणी से, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आपका नीचे दिए गए धातुओं में से संक्रमण धातु कौन सी है, ट्रांजिट एलिमेंट कौन सा है, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए पैलेडियम, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आपका कि सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है। देखो सौर ऊर्जा में क्या होते हैं, तो प्रकाश, ये सौर ऊर्जा जो है वो आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आपका होगा सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समयावी युग्म है, यानी इसको बोलते हैं आइसोमर, कौन सा आइसोमर है। देखिए आइसोमर किसे कहते हैं, तो यानी ऐसे यौगिक जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर आपका अलग हो, यानी डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर आपका अलग हो, तो उसको हम कहते हैं आइसोमर कहते हैं। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। देखो प्रोपेन था यहाँ और यहाँ ब्यूटेन। आप जानते हो प्रोपेन में 3 कार्बन होता है और ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, तो स्ट्रक्चर तो सेम हो ही नहीं सकता, स्ट्रक्चर कहते हैं, फार्मूला तो सेम है ही नहीं। फिर आपका देखो इथेन है, मीथेन है, भाई मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2, ये भी कभी हो नहीं सकता है, फार्मूला सेम। फिर इथेन और एथेन है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर भी इसमें आपका बॉन्ड का अलग है, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे ही ऑप्शन ए को लगा सकते थे, ठीक है। अब वो क्या है, ब्यूटेन और 4 नहीं होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ 2 होगा, 4 नहीं होगा, क्या होगा 2 होगा, ब्यूटेन और 2 मिथिल प्रोपेन। अब देखो ब्यूटेन का सूत्र होता है आपका, ब्यूटेन में 4 कार्बन होगा, ठीक है, ये ब्यूटेन है। बाकी यदि बॉन्ड नहीं है तो बाकी क्या है, हाइड्रोजन है, ये आपको हम नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो बाकी नहीं है, वो हाइड्रोजन है, आपको हम ये इसमें नहीं दिखा रहे, आप पढ़े होंगे क्लास 11th में, ठीक है, तो आप जानते होंगे। तो ये आपका क्या है, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, अब क्या 2 मिथिल प्रोपेन में क्या होता है आपका 3 कार्बन होते हैं और 2 पर आपका क्या है, मिथिल है। देखो तो ये आपका 1 2 3 नोमेनक्लेचर आप पढ़े होंगे। तो ये देखो इसमें भी 4 कार्बन, चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये भी आपका 4 कार्बन और चारों आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग है, इसलिए ये दोनों आइसोमर है। क्या है, ये दोनों आइसोमर है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो याद रखना, यानी जिस कंपाउंड का आपका यानी फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको हम आइसोमर कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि प्रांकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है, तो ये आपका बीज से संबंधित है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका उद्रपातन की प्रक्रिया जिसमें पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उद्रपातन किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए उससे हम उद्रपातन कहते हैं। तो क्या होगा, ठोस से सीधे गैस में, ऑप्शन सी होगा। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, कपूर, ठीक है, कपूर इसका एग्जाम्पल है।
आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका जल में गिरा हुआ सिक्का अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है किस कारण से? तो ये होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका अमाशय में भोजन का पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ, ठीक है, यानी इलास्टिसिटी किस धातु की होती है? ठीक है, तो ये होता है आपका स्टील की। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? ये होता है आपका मछली में। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होते हैं? तो एम्पियर होते हैं। और विद्युत धारा का फॉर्मूला आपसे पूछे तो क्या होता है आपका I बराबर ऐसे होता है आपका dQ/dt, लेकिन आप सिंपली याद रखिए Q/T आप सिंपली याद रख सकते हो। I बराबर Q/T, और यहाँ से एक फॉर्मूला और आपका आएगा Q बराबर I/T। Q बराबर I/T, दोनों आप ध्यान रखिए, फॉर्मूला एक ही है, इसी को हम बदल करके इसको बनाए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग होता है? अब देखिए, ये इसमें आपको ना, ये आप जानते होंगे कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आपका NH/2π होता है। NH/2π होता है। अब यहाँ पर आपको ना H की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बना सकते हो। कैसे? अगर आपका पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग कितना होता है? तो अब देखो, पहली कक्षा तो यहाँ n का मान कितना होगा? 1 होगा। दूसरी कक्षा तो n का मान क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे आपका NH/2π जो है ना, तो पहले हम 2 देंगे n की जगह, तब आएगा 2H/2π माइनस, फिर 1 देंगे तो आपका आएगा H/2π, घटाएंगे तो आपका आएगा H/2π। अब H/2π का वैल्यू जो होगा वही इसका आंसर होगा। अब इसके लिए आपको NH/2π H का मान पता होना चाहिए, H का मान इसमें पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया हुआ था एग्जाम में, ठीक है, ये आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो। कैसे? तो इसमें आपको ना H यानी प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट आपका H होता है, और इसका मान होता है, इसको आप याद रखिए, इसका मान होता है 6.62 गुने 10⁻34 होता है। H का मान क्या होता है? 6.6 गुने 10⁻34 होता है। ठीक है, अब यहाँ से मान रखेंगे, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। H/2π का मान मुझे निकालना है, इसका मान था 6.62 गुने 10⁻34 बटे 2 गुने पाई का मान क्या था? 3.14 होते हैं। अब इसको भाग दो। ठीक है, ये तो एग्जाम में बनना मुश्किल है, क्योंकि इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका होगा यानी 1.05 गुने 10⁻34 किस में है? ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है आपका प्लेनीमीटर। क्या कहलाते हैं? प्लेनीमीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा क्या होंगे? देखो, पिंड की ऊर्जा क्या होंगे? तो स्थिर होंगे। क्यों? देखो, किसी वस्तु को हम गिराएंगे, ठीक है, फ्रीली गिराएंगे, तो चलो ठीक है, इसका स्पीड शुरू में 0 होगा, लेकिन धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा, लेकिन ऊपर से लंबाई देखो तो क्या हो रहा है? लंबाई धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो, तो इसमें क्या हो रहा है? जब किसी वस्तु को हम ड्रॉप करते हैं ना, इसका पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh क्या होता है? घटता है। पोटेंशियल एनर्जी घटता है, लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। इस दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल एनर्जी आता है। तो टोटल एनर्जी आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, टोटल हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थिर रहता है। ठीक है, स्थिर रहता है, तो ऑप्शन बी होगा। हाँ, लेकिन यहाँ ये पूछे
कि किसी वस्तु को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो ड्रॉप कर रहे हैं तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये हाइट क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर हाइट घट रहा है, हाइट घट रहा है तो एम का मान कम हो रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी आपका कांस्टेंट रहता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि निम्न से कौन सी है, तो ये आपका अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत। ठीक है, यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका अग्नाशय है। ठीक है, और अग्नाशय की बीटा कोशिका से ही आपका इंसुलिन का स्त्रावन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन का आपका ब्लड प्रेशर को किससे व्यक्त किया जाता है। अब देखो बीपी जो चेक करते हैं डॉक्टर लोग, आप देखे होंगे तो क्या होता है, ऊपर में लिखा रहता है आपका 120 Hg और बट्टे में 80 Hg लिखा रहता है ना, तो ये 120 क्या है और ये 80 क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना ऊपर का जो प्रेशर होता है ना उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे जो होता है ना उसको बोलते हैं डिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो याद रहेगा आपको सिस्टोलिक बट्टे डिस्टोलिक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब याद कैसे रखेंगे, तो सिस्टोलिक छोड़िए, डिस्टोलिक को ध्यान रखिए। ठीक है, ये डोमिनेटर है, आप क्या होता है नोमिनेटर बटे डोमिनेटर होता है ना भाई साहब, तो ये क्या है डोमिनेटर है, नीचे में डोमिनेटर है और यहाँ देखो डी है, तो डिस्टोलिक यानी डोमिनेटर, तो ये नीचे में होगा। सिस्टोलिक ऑटोमेटिक वही दो ही ऑप्शन रहता है, सिस्टोलिक या डिस्टोलिक। ठीक है, तो बस नीचे की याद करने का ट्रिक आपको बता दिया कि देखो नीचे में आपका डोमिनेटर होता है और यहाँ पर डिस्टोलिक है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो वो नीचे ही होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि डिस्टोलिक प्रेशर नीचे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आपका दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है, ये क्वेश्चन रिपीट करिए, क्या होगा, अग्नाशय होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है ना वो अम्ल में लाल होता है, अम्ल में लाल होते हैं और क्षार में पीला होते हैं। ऑप्शन सी होगा। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ना वो अम्ल में लाल रंग देते हैं और क्षार में पीला रंग। और बात करें आपका कि उदासीन में क्या होता है, ठीक है, उदासीन में क्या होते हैं, तो ठीक है उदासीन में ये जो है ना ये नारंगी रंग देते हैं। ठीक है, नारंगी, उदासीन में नारंगी रंग। ठीक है, तो अम्ल में लाल, क्षार में पीला, उदासीन में नारंगी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से ही आपका क्या निकलते हैं, इंसुलिन। ये क्या होते हैं, अग्नाशय में होते हैं। अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिका से आपका क्या निकलते हैं, इंसुलिन निकलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। यह है 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है। बिल्कुल सही है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, नहीं, मिश्रण में रासायनिक संयोजन नहीं होता है। ठीक है, ये यौगिक बनता है, रासायनिक संयोजन से यौगिक बनते हैं। तो आपका बी ही गलत है और गलत ही आपसे पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन बी होगा जो गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा जो गलत है। तो देखो यहाँ मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनता है, न कि रासायनिक संयोजन से। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनते हैं। ठीक है, लेकिन मिश्रण कैसे बनते हैं, तो मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ के संयोजन से बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी होगा जो गलत है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन दिया SO2 + O2 SO3 बनता है। ठीक है, इसमें कराइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो क्या होगा, तो इसका आपका ऑप्शन सी होगा। उच्च दाब, उत्प्रेरक और निम्न ताप पर ही यह अभिक्रिया हो पाते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से DNA प्रतिबंधन में DNA खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं। DNA खंडों को जोड़ने के लिए
लैगेज, लैगेज का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर पानी कब उबलता है? ऑप्शन देखिए, समुद्र के तल से अधिक तापमान पर, समुद्र के तल से कम तापमान पर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, समुद्र के तल से कम तापमान पर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है यानी हाइट बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर कम होता है। अब पहाड़ आपको पता ही होगा, अधिक हाइट होते पहाड़, तो पहाड़ पर आप चढ़िएगा तो हाइट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर कम होता है। अब प्रेशर कम होगा तो उससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक आपका कम होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होता है यानी क्वथनांक कम होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब ये हुआ कि कम तापमान पर ही ये पानी उबालना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसी कारण से अधिक ऊंचाई पर खाना बनाने में समय अधिक लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि बोस आइंस्टीन कंडक्सेंट में क्या होती है? तो उसमें आपका बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक नहीं है, देखो आपका उपास्थि है, रक्त है, ठीक है, अस्थि है, लेकिन आपका हार्मोन जो है ये आपका संयोजी ऊतक नहीं होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से प्रकाशीय तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सॉरी, अपवर्तन लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ITR, ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखो होता क्या है, ये देखो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है, तो देखो इसमें क्या होता है, प्रकाश ऐसे गए, फिर यहाँ से टर्न हुआ, फिर ऐसे गए, यहाँ से टर्न हुआ, ऐसे गए, यहाँ से टर्न हुआ, तो इस तरह से ना ये पूरे क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है आपका कौन सा, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन करा है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व होते हैं? तो ये होता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तब तो आप निकालते हैं H+ आयंस, pH मान जब निकालते हो तो क्या होता है, अम्ल में आपका सभी अम्ल में H+ आयन होगा ही, हाइड्रोजन होगा ही, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो ये होता है आपका वाट। अब देखो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला देखो, P बराबर V इंटू आई, इसी को ड्राइव कीजिएगा तो आपका आएगा P बराबर V² और एक और आएगा आपका P बराबर I² इंटू R आता है। ठीक है, और ये फार्मूला आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा पावर का फार्मूला नहीं है या पावर को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, दूसरी बात, पावर होता क्या है, ये होता आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या सीधे बोलिए कार्य बटे समय होते हैं। सिंपल भाषा में कहे तो कार्य बटे क्या होता है, समय होता है आपका क्या, पावर। तो ये कार्य का ऐसा यूनिट जूल और समय का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, और इसी को हम बोलते हैं वाट। ठीक है, जूल पर सेकेंड होता है और उसी को बोलते हैं वाट। तो आपके एग्जाम में वाट न दे करके जूल पर सेकेंड दे, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के बल एवं त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, यानी हम लोग पढ़ते जो F बराबर m है, ये कहाँ से आते हैं? तो F बराबर m है, ये आपका न्यूटन के सेकेंड लॉ से आते हैं। आप पढ़े होंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ कि फोर्स का था आपका, ये डायरेक्टली प्रश्न होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, और यहीं से आपका ड्राइव होकर आते हैं F बराबर m है। तो ये आपका न्यूटन के सेकेंड लॉ से ड्राइव होते हैं, तो ऑप्शन बी होगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन करें कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। अब ए में आपका करंज, ठीक है, इसका भी यूज होता है, महुआ का भी यूज होता है, जोट्रोफा का भी यूज होता है, अरंडी का भी यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, A B C D।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि समान दृष्टि के वृक्ष के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु होता है, यानी किसी वस्तु को देखने के लिए कम से कम बीच की दूरी कितने चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली ज्वररोधी दवा है, ठीक है, ज्वररोधी दवा है, तो ये आपका होगा पैरासीटामोल। कौन सा है, पैरासीटामोल। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका मनुष्य में स्रव आवृत्ति होते हैं, तो आप जानते होंगे ये होता है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, जिसे हम लोग सुन सकते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर कार्य करेगा, यानी ये पत्थर का वेग किसी बिंदु पर किस दिशा में होगा। देखो ये आपका क्या है, अब किसी पत्थर को यहाँ बांधा है, उसको घुमाएंगे तो ऐसी वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, ठीक है। अब देखो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी देखो, तो यहाँ पर इधर है, यहाँ आपका इधर है, यहाँ इधर है, यहाँ पर इधर है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन इसके टेंजेंट की दिशा में है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर इस वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है तो उसका टेंजेंट की ओर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू ना टेंजेंट, यहाँ देखो ऑप्शन सेकेंड, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एट दैट पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी होगा, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ एट दैट पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालना है ना, आप देख लो इसके टेंजेंट के दिशा में होगा, ठीक है, टेंजेंट के दिशा में होगा। यदि ऐसे रोटेट हो रहा है इसके टेंजेंट की दिशा में, यहाँ देखेंगे यह होगा, यहाँ देखेंगे इस साइड में दिशा में होगा, यहाँ देखेंगे इस दिशा में होगा, तो टेंजेंट की ओर इसका क्या होगा, वेलोसिटी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका निम्न से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, यानी वृद्धि को रोकता है, ठीक है। तो ये आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या करते हैं, वृद्धि को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि पालर पानी क्या है, जिसको बोलते हैं वर्षा पानी, वर्षा का शुद्ध पानी होता है आपका पालर पानी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं, तो ये आपका नियासिन की कमी से। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए प्रयोग करते हैं, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, ये आपका धोवन सोडा का यूज करते हैं, ठीक है, धोवन सोडा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि पॉलीसाइथेमिया किस प्रकार के कोशिकाओं की संख्या अधिकता के कारण हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स की अधिकता के कारण से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक होते हैं, तो ये होता है आपका प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। थक्के बनने में सहायक कौन होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि कोई भी ठोस जो है वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, यानी द्रव में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन इसी का जब विपरीत होता है, ये तो आपका ठोस से सीधे गैस में हुआ, अब सीधे गैस से सीधे ठोस में बदले, कोई पदार्थ सीधे गैस से सीधे ठोस में बदले, तो उसको हम बोलते हैं निक्षेपण, ठीक है, डिपोजिशन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ए होगा। इसका उल्टा जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं निक्षेपण, उसको ध्यान रखना, ठीक है। यानी
ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं, और गैस से सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है। यानी चांदी पर जो तांबे पर जो परत बनती है वो क्या होते हैं? तो वो होता है आपका क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ग्राफ का दूरी समय ग्राफ का ढालान क्या कहलाते हैं? अब इंग्लिश में देखिए, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा? ये तो सिंपल है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा? ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका समय है, ठीक है। डिस्टेंस को आप एस से नहीं लिखिए, ठीक है, पोजीशन से लिखते हैं एक्स से, ठीक है, ये टी है। अब इसका ग्राफ है, ये क्या देगा? तो आप लोग पढ़े होंगे कि ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, स्पीड कहलाता है। और ये क्या है? यही तो है आपका, यही आपका है स्लोप ऑफ, ठीक है, ये आपका है स्लोप ऑफ, यानी एस टी ग्राफ, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देते हैं? हमें स्पीड देते हैं। यहीं पे आपका पूछता कि बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देगा? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का रहता है ना, तो आपका हो जाता है वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? आपका वेलोसिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो जाएगा तो वेलोसिटी होगा, और यहाँ डिस्टेंस रहेगा तो क्या होगा? स्पीड होगा, ठीक है। हम आपसे अलग एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ कि वीटी यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? तो देखो स्लोप जब भी कहे ना, जैसे वेलोसिटी है और टाइम है तो dv/dt सोच लेना। वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन जो होगा ना, यही क्या आपका dv/dt, यही आपका स्लोप है। वीटी ग्राफ का ये क्या होगा? स्लोप होगा। तो वीटी ग्राफ का स्लोप है तो dv/dt क्या होता है? ये होता है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का त्वरण क्या देगा? तो ये देगा आपका एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पूछा था डिस्टेंस टाइम का, तो क्या होगा? स्पीड होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ग्राफ का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उनके प्रतीक की जोड़ी सही है? अब देखो मरकरी, तो मरकरी के mr से लिखते हैं क्या? नहीं, मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg होता है, तो ये गलत है। लेड को किससे लिखते हैं? Pb से, ये भी गलत है। सिल्वर को किससे लिखते हैं? तो सिल्वर को लिखते हैं Ag से, तो ये भी गलत है। सोडियम को Na से लिखते हैं, ये सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं स्वाद से, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो सबसे हानिकारक आपका है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण प्रक्रिया विधि से बनता है? क्या कह रहा है? कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण प्रक्रिया से बनता है? तो ये बनता है आपका नैलॉन, ऑप्शन डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ध्वनि का वेग, साउंड का वेग सबसे अधिक किस में होगा? तो सिंपल बात है भाई, देखो सॉलिड में क्या होता है? साउंड का वेग सबसे अधिक होता है। इसके बाद आपका लिक्विड में होते हैं, ठीक है, सॉलिड, उसका लिक्विड, और सबसे कम होता है आपका गैस में। तो इस क्रम को ध्यान रखना। इसमें देखिए सॉलिड कौन है? तो स्टील सॉलिड है, तो ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन्स किसे कहते हैं? उसको बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को, ऑप्शन ये होगा। ये अधिवृक्क ग्रंथि से निकलती है। एड्रेनलिन हार्मोन्स जो है अधिवृक्क ग्रंथि से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, ये आपका लसिका के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, देखो वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ये आपका लाइपेज, ध्यान रखना, ठीक है। लाइपेज एंजाइम जो है वो आपका वसा के पाचन में सहायक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा है, अनअपचयी शर्करा है, निम्नलिखित में से कौन अनअपचयी शर्करा है? ये आपका सुक्रोज, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन कर आपका कि बहुत ठंडे मौसम में
बहुत ठंडे मौसम में एसन यानी टीन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत ठंडे मौसम में टीन जो है किस कारण से पाउडर में बदल जाते हैं, किस कारण से पाउडर में बदल जाते हैं। तो इसका देखो क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि सफ़ेद टीन की स्लेटी एसन में बदलने के कारण जो अक्रिस्टलीय है। ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंग विचरण करती है। तो ये आपका होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी आपका होगा अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ से होते हैं। तो ये आपका कालाजार। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। कालाजार जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस से होता है। हैजा भी वायरस से होता है। ठीक है, और टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि है। अमिश्रणीय यानी जो मिश्रण नहीं हो सकता है, इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा पृथकारी कीप के द्वारा। कीप से भी हम अलग कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर होती है, यानी सर्कुलर मोशन में कर आपका जब आपका क्या हो, स्पीड कांस्टेंट हो। सर्कुलर मोशन में जब क्या हो, स्पीड कांस्टेंट हो, तो कह रहा क्या स्थिर रहता है। एक चीज बताओ, अब देखो क्या कह रहा चाल। हाँ, चाल क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। वेग नहीं, वेग होता है वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है, समझिए बात को। वेलोसिटी देखो इस पॉइंट पर इधर है, इस पॉइंट पर इधर है, इस पॉइंट पर इधर है, तो इसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड सब जगह भी ही है। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए आपका कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। संवेग भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि m इंटू भी, ये भी v पर आपका डिपेंड करेगा। त्वरण भी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि त्वरण आपका ये सेंटर की ओर होता है। और देखो यहाँ पर इधर है तो यहाँ पर इधर है, इस पॉइंट पर इधर होगा, तो इसका भी डायरेक्शन सेम नहीं होता है। एक्सेलरेशन भी चेंज होता है, v²/r। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो त्वरण भी कांस्टेंट नहीं है, संवेग भी नहीं है, वेग भी नहीं है, क्या है, चाल है केवल। आपका अगला क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता कौन सी है। तो ये आपका सीजियम। ठीक है, सीजियम। और सबसे अधिक है आपका विद्युत ऋणात्मकता कौन सा है, तो ये आपका फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होता है और सीजियम का सबसे कम होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है। तो कुष्ठ रोग, टेटनस बैक्टीरिया से होता है, हैजा भी होता है, और ये भी आपका किससे होता है, बैक्टीरिया से होते हैं। तो ए और बी दोनों होगा। बाकी पोलिया, टाइफाइड, निमोनिया, रेबीज ये सब आपका वायरस से होता है। ठीक है, ये सब वायरस से होता है, तो आपका इसका बी होगा, ए और बी दोनों। आपका अगला क्वेश्चन कर आपका कि कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होते हैं। ठीक है, तो इससे SO2 निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो स्कंदन विधि द्वारा। ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर प्रवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है। ठीक है, प्रवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है, सबसे अधिक सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो इसका होगा प्रवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानताएं नहीं होती है। ऑप्शन ए होगा। और देखते हैं ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन सी ज़्यादा सही है। ए में देखो, ए में क्या है कि तुलना में रंग संबंधी असमानताएं नहीं होती है,
ऑप्शन सी में पढ़िए क्या है कि परवलयिक दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा सही है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा आपका सही है। ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रॉन्ज मेटल जो होता है आपका, ब्रॉन्ज मेटल जो होता है वो किसके मिश्रण होता है? तो ये कॉपर और टीन के मिश्रण होते हैं। ऑप्शन ई होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है किसके द्वारा? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षाभि पेशियों, सिलेंडरी मांसपेशियों के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र रंध्र का छिद्र क्या होते हैं? खुल जाती है। ठीक है, पानी जाने से क्या होगा? वो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाती है। ऑप्शन ई होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान कार्य करते हैं, तो वायुयान जो है ना ये आपका बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर, ओडोमीटर किसकी माप करती है? ध्यान रखना, ओडोमीटर जो है ना ये आपका दूरी को माप करते हैं। ठीक है, और स्पीडोमीटर जो है दूरी को माप करते हैं। ओडोमीटर ओडोमीटर दूरी को, स्पीडोमीटर चाल को, सॉरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पतन के समय क्या होता है? यानी शॉर्ट सर्किट के समय क्या होते हैं? तो उस समय क्या होता है ना, करंट अत्यधिक प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा हार्मोन मनुष्य द्वारा स्रावित नहीं होता है? मनुष्य द्वारा नहीं होता तो ऑक्सीन जो है क्या होगा? ऑक्सीन होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम यानी मानव निर्मित। देख लो मानव निर्मित कौन सा है? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, धान का मैदान। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, धान का मैदान होगा। हाँ, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा जीवाणु जनित बीमारी है? कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है? ठीक है, जीवाणु से होता है तो टाइफाइड। ठीक है, जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड। ऑप्शन ई होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा एक धातु है? तो क्या हुआ? गोल्ड, सोना। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का कार्य क्या है? तो कैटलिस्ट का कार्य होता है रिएक्शन को तेजी करना, अभिक्रिया को गति को बढ़ाना। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि क्वेश्चन है कि बर्फ किस प्रकार के हाइड्रोजन का उदाहरण है? बर्फ किस प्रकार के हाइड्रोजन का उदाहरण है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन आणविक ठोस। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का तारत्व, ठीक है, ध्वनि का तारत्व जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। पिच किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या मस्तिष्क का सबसे बड़े भाग क्या होते हैं? यह आपका होता है परम मस्तिष्क। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा सहायक होते हैं? देखो क्लोरोफिल होगा। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लैक्टोमीटर का उपयोग किसमें करते हैं? तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? स्वच्छ आकाश जो है, साफ आकाश जो है नीला दिखाई क्यों देता है? क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, इसीलिए वह नीला दिखाई देते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है? पुतली का आकार जो होता है ना वो किसके द्वारा नियंत्रण होता है? ये आपका होता है परितारिका के द्वारा, आइरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ई होगा। आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, देखो एक चीज देखो, ये आपका अधिक, ये मान लो μ2 है, ये μ1 है। यहाँ पे मान लीजिए कि μ2 जो है ना
उसका अपवर्तनांक आपका म्यू1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। ठीक है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसको बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है, अब देख लो क्या कर रहा है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या होगा? दूसरी माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन, दूसरी माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित विरल। तो क्या होगा, अधिक है तो सघनन होगा, ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? भार का बात करें तो g/6 हो जाएगा, यानी 1/6 होगा। ऑप्शन नंबर डी हुआ छठा भाग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सी, ऑप्शन ई होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कर आपका कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए करते हैं? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? कौन जो है वो मिश्रण नहीं है? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आश्रित जल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी पुष्प होते हैं, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए गुड़हल तथा सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी का मान कितना होता है? आप पढ़े होंगे F बराबर G(m1) इंटू m2/r², दो मास के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, इसी में करा ये जी जो है ना, इसी का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, यह आपका होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ऑप्शन डी होगा, इसको याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा जीवों में परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं? जीवों में परिरक्षित अवशेष कहलाती है, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन करें चमगादड़ और पक्षी के पंख है, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए समजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कि सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से फ़ारेनहाइट कैसे बदलेंगे? तो C/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/180। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसी से आप किसी में बदल सकते हो, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, यानी ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के द्वारा, ऑप्शन ये होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र को क्या कहते हैं? देखो ऑन्कोलॉजी है, तो ऑन्कोलॉजी हम कहते हैं कैंसर रोग को, ठीक है, कैंसर रोग विज्ञान कहते हैं। ओडोंटोलॉजी दांत रोग विशेषज्ञ कहते हैं। आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, सही है। इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, ये खत्म नहीं हो सकते, यही तो गलत है। भाई कोई भी खनिज है खत्म हो सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर आपका जल की अणुओं की अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, ये ऑस्मोसिस कहलाती है, परासरण, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन का एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। देखो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन ये होगा। आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हम इस क्लास में देखे हैं 2023 से लेकर 2025 में आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में जितने भी साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आगे भी आपको हम क्लास करवाएंगे, ठीक है। आपका साइंस का एक क्लास और होगा जो आपका यानी 2023 से पहले जो एग्ज़ाम में आया है, तो एक क्लास साइंस का और होगा। उसके अलावा और भी कोई क्लास चाहिए आपको बिहार दरोगा के लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।